प्रिय विद्यार्थियों, जेएस मिल के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हुए हमने चर्चा की थी कि उन्होंने लोकतंत्र में भी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र और मताधिकार के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मतदान के बारे में उन्होंने अपने स्पष्ट और वर्गीकृत विचार रखे कि किस प्रकार से वर्गीकरण करके हम मतदान के आधार पर लोकतंत्र को सशक्त बना सकते हैं। तो आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले तो प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जेएस मिल ने क्या कहा, और दूसरा स्वतंत्रता संबंधी उनके विचार किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, और जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका मूल आधार क्या होता है? दल, क्योंकि दल उनको टिकट देते हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर वो अपने क्षेत्र में दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन मिल यहाँ इस संदर्भ में कहते हैं कि दल के सदस्य नहीं होने चाहिए, स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए, क्योंकि जब दल के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो वो वर्ग से या पर्टिकुलर दल से संबंधित हो जाते हैं। तो यदि हमें लोकतंत्र को वर्गहित से परे रखना है और वर्गीय नीतियों पर ही बेस्ड नहीं रखना है तो हमें स्वतंत्र सदस्यों के आधार पर प्रतिनिधियों का चुनाव करना होगा। विभिन्न वर्ग होंगे, समाज में विभिन्न वर्ग हैं, लेकिन उन वर्गों के मध्य कोई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करके वर्गों के मध्य सहयोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे कि स्थायी हित का लाभ उनको दिया जा सके। चूँकि इंग्लैंड में प्रजातंत्र था और बहुसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होता है लोकतंत्र में, जिस पार्टी को या जिन सदस्यों को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो अल्पसंख्यक होते हैं, जिनका बहुत सशक्त आधार नहीं होता राजनीतिक दलों में, या जिनके पास में कोई वर्गीय आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं होता, उनके लिए मिलने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रावधान करने को आवश्यक माना। जहाँ तक मताधिकार की बात है, मताधिकार के लिए मिलने पहले तो यही किया कि मतदाताओं की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाया जाए और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। लेकिन फिर भी शैक्षणिक योग्यता को और संपत्तिक विषयक योग्यता को भी उन्होंने मताधिकार का आधार बनाया, अर्थात जो शिक्षित हो और जिसके पास संपत्ति हो उसको मत देने का अधिकार होना चाहिए। कैसा अधिकार होना चाहिए? उसे उन्होंने बहुल एवं गुणात्मक मतदान के रूप में वर्गीकृत किया। बहुल का मतलब एक से अधिक वोट देने का अधिकार। मान लीजिए आज आप, मैं, हम कोई भी जाते हैं तो अपना एक वोट किसी भी एक पक्ष में या किसी एक पार्टी को या किसी एक प्रतिनिधि को या प्रत्याशी को देते हैं। लेकिन यहाँ पर मिल कह रहे हैं कि जो लोग कम शिक्षित हों या मूर्ख हों, ऐसे व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होना चाहिए, और जो बुद्धिमान एवं ज्ञानी होते हैं उनको एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। यद्यपि मिल के इस तर्क को लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है। दूसरा उन्होंने बनाया गुणात्मक मतदान। गुण के आधार पर नागरिकों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जैसे मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से। अगर इस तरीके से नागरिकों को वर्गीकृत किया जाएगा तो जो विषयों की परख और राजनीतिक विषयों पर अपनी एक स्पष्ट सोच रखते होंगे वो गुणात्मक मतदान के आधार पर, गुणों के आधार पर अधिक मत देने के अधिकारी हो जाएंगे। तो वस्तुतः बहुल एवं गुणात्मक मतदान का मिल का एक मौलिक विचार माना जाता है। यद्यपि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, दोनों ही लोकतंत्रों में इसको उतनी सहजता से स्वीकार नहीं किया जा सका है। सार्वजनिक मतदान और महिला मताधिकार के वो पक्षधर रहे। लेकिन मताधिकार में जहाँ तक संबंध है, मिल की आलोचना सबसे अधिक इसी संदर्भ में की जाती है कि किसी भी तरीके से किसी भी मताधिकार पर, मत देने के अधिकार पर शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी सीमा लगाना या प्रतिबंध लगाना अनुचित है, क्योंकि कम शिक्षित व्यक्ति भी बहुत अधिक सजग, प्रखर और सक्रिय हो सकता है, राजनीतिक विषयों की समझ रख सकता है। और संपत्ति अर्जित करने का अगर अवसर नहीं मिला होगा तो कोई भी व्यक्ति, समाज या समूह संपत्तिहीन हो सकता है। तो संपत्ति और शैक्षणिक आधार पर मताधिकार के मिल के मत को आलोचकों ने उचित नहीं माना। जहाँ तक अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली का संबंध है, जिसमें वोट को ट्रांसफ़र किया जाता है, वो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि इसमें अनेक राजनीतिक दलों के उदय होने का भय या आशंका समाहित हुई है। जबकि मिल प्रारंभ करते हैं कि लोकतंत्र में सदस्य दल के सदस्य नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन जहाँ पर जब हम सार्वजनिक मतदान की बात करते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधि की बात करते हैं, तो दोनों ही प्रक्रिया राजनीतिक दलों के उदय को
की आशंका को अभिव्यक्त करती हैं। जहाँ तक सार्वजनिक मतदान की बात है, मतलब गुप्त मतदान नहीं हो, सार्वजनिक मतदान हो, तो इसमें भी वर्गतंत्रीय व्यवस्था का उदय होने का भय छुपा हुआ है। बहुमतदान, एक से अधिक वोट देने का अधिकार इसको भी किसी भी औचित्यपूर्ण आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक से अधिक मत देने के आधार को स्पष्ट करना या निश्चित करना या उसकी कोई भी एक ऐसी पद्धति होना संभव नहीं है। तो मूलतः मिल ने जो अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, प्रतिनिधित्वात्मक प्रक्रिया में सुधार के सुझाव दिए, वस्तुतः वो एक, जैसे बारकर भी कहते हैं कि खोखली स्वतंत्रता एवं अमूर्त व्यक्तित्व के संदेशवाहक हैं बारकर। उन्होंने विशेषकर स्वतंत्रता के संदर्भ में कहा, लेकिन यहाँ इस बात को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। मिल ने अपनी रचना ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता संबंधी विचारों को अभिव्यक्त किया। स्वतंत्रता संबंधी विचारों में उन्होंने ये माना कि स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं, एक तो व्यक्ति की दृष्टि से और दूसरा समाज की दृष्टि से। जहाँ तक व्यक्ति और समाज की स्वतंत्रता का संबंध है, उन्होंने स्वतंत्रता को दो पक्ष में विभाजित किया, एक तो विचार स्वतंत्रता और दूसरा कार्य स्वतंत्रता। तो विचार स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? निरपेक्ष होनी चाहिए, अर्थात उसके ऊपर कोई सीमा या कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जबकि जो कार्य स्वतंत्रता होती है वो क्या होनी चाहिए? वो सापेक्ष होनी चाहिए। सापेक्ष का मतलब उसके ऊपर कुछ सीमाएं या कुछ नियंत्रण हम लगा सकते हैं। विचार स्वतंत्रता जब निरपेक्ष होगी तो क्या होगा? व्यक्ति निरपेक्ष रूप से अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो उससे सत्य का उद्घाटन होगा, सत्य बोलेंगे। संभवतः उससे बहुत अधिक विवादों की उत्पत्ति होने का भय रहेगा, लेकिन विवाद की उत्पत्ति होने के भय से सत्य को नहीं छुपाया जाना चाहिए। मिल का मूल मंतव्य जो स्पष्ट होता है वो ये है। मतलब इवन मिल तो ये भी कहते हैं कि संज्ञ व्यक्ति को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि यदि 10 में से एक व्यक्ति कोई भिन्न मत दे रहा है, अलग मत दे रहा है, तो सिर्फ इस आधार पर उसके मत को चुप नहीं कराया जा सकता या शांत नहीं कराया जा सकता कि वो अकेला है। क्योंकि इतिहास इस बात का प्रतीक है कि जब भी अकेले व्यक्ति ने कोई बात कही है, बहुत बार वो ऐसी बात होती है जो आगामी समय में जाकर या भविष्य में जाकर या आने वाले समय में जाकर वो सही प्रमाणित होती है। तो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 10 या 9 या 90 व्यक्तियों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जहाँ महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं कि स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन समाज कैसा होता है? समाज असहिष्णु होता है, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता की अपनी स्वीकार्यता होती है। तो ऐसे में बहुमत का और परंपराओं की अपनी भूमिका होती है, लेकिन संपूर्ण समाज में किसी एक व्यक्ति के मत को खारिज करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। यद्यपि परंपराएं और बहुमत दोनों ही एक व्यक्ति या कम व्यक्तियों के मत की स्वतंत्रता को अधिक महत्व नहीं देते हैं। लेकिन इसके पूरक सिद्धांत के रूप में मिल ने कार्य स्वतंत्रता का विचार प्रकट किया, जो पूरक स्वतंत्रता मानी जाती है विचार स्वतंत्रता की, और इसे इन्होंने सापेक्ष माना। सापेक्ष का मतलब आप जो भी कार्य करते हैं आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कोई भी कार्य कीजिए, लेकिन अगर आपके द्वारा किए हुए कार्य से किसी अन्य व्यक्ति का कार्य, उद्देश्य या जीवन या विचार प्रभावित होता है तो आपके ऊपर सीमा लगाई जा सकती है। तो कार्य स्वतंत्रता को भी उन्होंने दो भागों में विभक्त किया, एक तो स्वविषयक और दूसरा परविषयक। स्वविषयक पे आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई गीत सुनना चाहती हूँ, मुझे पूरी स्वतंत्रता है कि मैं अपने स्वतंत्रता के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर कोई भी गीत फुल वॉल्यूम पर सुन सकती हूँ। लेकिन अगर फुल वॉल्यूम पर सुने हुए गीत से किसी अन्य की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, या वो डिस्टर्बेंस फील करता है, या उसे आपत्ति होती है, या उससे शांति भंग होती है, तो मेरी स्वतंत्रता तुरंत सीमित कर दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब मैंने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रयोग इस स्तर पर किया कि उससे अन्य की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो जाती है। तो स्वविषयक स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता होगी, लेकिन परविषयक जिसका संबंध अन्य से है वो सीमित स्वतंत्रता होगी। जहाँ पर राज्य का क्या भूमिका होगी, राज्य किस प्रकार हस्तक्षेप कर सकता है? तो यह राज्य तभी हस्तक्षेप करेगा जब किसी भी व्यक्ति के या संस्था के या समूह के स्वतंत्रता के अनुचित प्रयोग के द्वारा अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है, या कोई समूह या कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन नहीं करता है
तब राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। या कोई संकटकालीन अवस्थाएं होती हैं तब राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार से ये अधिकार नहीं है कि राज्य के बिना हस्तक्षेप के अनलिमिटेड रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सके। उस पर लिमिटेशंस रहेंगी और इसमें पिछड़े और अपरिपक्व व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं होगी और कार्य की स्वतंत्रता को भी सीमित किया जा सकता है राज्य के द्वारा। स्वतंत्रता का क्षेत्र है जहाँ आप अंतःकरण के आंतरिक स्थल की स्वतंत्रता है जो व्यवहारिक और वैचारिक होगी वो अपरिमित है। आचरण की स्वतंत्रता है, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि आप आचरण कैसा होना चाहिए। जीवन की योजना बनाने की स्वतंत्रता है, संगठित होने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता के ऐसे क्षेत्र हैं जिनका पालन किया जा सकता है। वस्तुतः मिल का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है कि उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार और कार्य स्वतंत्रता संबंधी विचारों को स्पष्ट किया, उनका वर्गीकरण किया ताकि विवेक आधार पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके और लोकतंत्र को भी स्ट्रेंथन कर सके, उसको भी शक्तिशाली बना सके।